नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राम शिरोमणि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल गुरु। वैसे तो मैं कानून से संबंधित बातों को बताता हूं और उन्हीं की जानकारी देता हूं और उसी के लिए इस चैनल को मैंने क्रिएट भी किया था। पर देश में ऐसी समस्याएं व्याप्त हैं जिनसे बिना बोले मुझसे रह नहीं जाता है, इसलिए मैं अदर वीडियो लेके चला आता हूं। तो टॉपिक से हट के बात करने के लिए निश्चित रूप से मुझे पता है आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे। देश लॉकडाउन में है और न्यायालय बंद चल रहे हैं, मेरे पास भी टाइम्स हैं। ये कहना बहुत आसान है कि सबसे सुरक्षित जगह आपका अपना घर है, आपकी अपनी फैमिली है। पर जहां बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, जहां सारे लोग केवल घर में ही हैं, वहाँ तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं और उम्मीद है आप भी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। हमें लॉकडाउन का पालन करना है और करना ही है, क्योंकि लॉकडाउन ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कि आखिर ये समस्याएं आ कहाँ से रही हैं, हमारे समाज में ये समस्याएं आ कहाँ से रही हैं, क्यों ये समस्याएं आ रही हैं। तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देश, भारत देश विभिन्नताओं का देश है, सब जानते हैं। हम कृषि प्रधान हैं। यहाँ हम अनाज, गेहूँ, चावल, सब्जी वगैरह के अलावा कुछ विशेष उत्पादन नहीं कर पाते हैं। हमारे पास आईटी कंपनियां हैं जो बाहर विदेशों के लिए काम करते हैं। जिनको ज़्यादा नॉलेज हो जाती है वो बाहर चले जाते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, लंदन, हांगकांग काम करने के लिए। उन्हें कंपनियां हायर कर लेती हैं और वो जाके वहाँ काम करते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई आईटी सेक्टर नहीं है जो हमारी उपयोगिता को समझे और हमें हमारे काम के हिसाब से सैलरी दे। चाइना की बात करें, जहां से देश में ये वायरस फैला है, वुहान शहर की बात करें, आज आप देख रहे हैं कि चाइना कैसे पूरे देश पे अपनी आर्थिक व्यवस्था को छोड़ता जा रहा है। भारत को पूरा देश केवल बाजार के रूप में यूज करता है और बाजार ही समझता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जो वास्तविकता है। मैंने पिछली वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कॉलर ट्यून जब हम फ़ोन करते हैं तो बजती है, कौन सी ट्यून बजती है इस समय कोरोना वायरस से संबंधित, वो टोन हमें डरा देती है। सरकार ने उस टोन को बदल दिया, अब दूसरे टाइप की टोन बजती। वो मैंने बताया था इसलिए बजती है क्योंकि एक वर्ग ऐसा है भारत में जो शिक्षित ज़्यादा है और निचले तबके का उसे ध्यान नहीं है, इसलिए हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम बात कर रहे हैं जहाँ तक समस्याएं आ कहाँ से रही हैं। मैं आपको बताऊं, अभी जल्दी किसी ने मेरे पे एक पोस्ट डाला था। एक गधा था, वो पानी की टंकी पे चढ़ गया था। मामला ये था कि गधा टंकी पे चढ़ कैसे गया। लोग इसमें इन्वॉल्व थे कि गधा आखिर टंकी के ऊपर चढ़ कैसे गया। पानी की टंकी जो इतनी ऊंची होती है, शहरों में आपने देखा होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो गधा पानी की टंकी से उतरेगा कैसे। समस्या ये है, आज की मीडिया हमें क्या बता रही, हमें ये बता रही कि ये गधा ऊपर चढ़ कैसे गया, उसकी बड़ाई में लगी है। हमें ये जानना जरूरी है कि वो गधा पानी की टंकी के ऊपर से सेफ्टी से कैसे उतरेगा। इस पर हमें विचार करना है, जिस पर हमारी मीडिया बात नहीं करना चाहती है। सभी जानते हैं जिसकी सरकार होती है उसके न्यूज़ चैनल दिखाए जाते हैं, उसकी तारीफ की जाती है। मैं निसंदेह इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सही लॉकडाउन का फैसला लिया और बहुत सही समय पर लॉकडाउन का फैसला लिया, जिसके कारण आज हम सुरक्षित हैं। बहुत हद तक हमने कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण कर रखा है। पर आने वाले हफ्ते बहुत ही खतरनाक हैं। कुछ जगहों पर आज भी पब्लिक नहीं मान रही है, बाहर लोग निकलने को तैयार हैं। वो सोच रहे हैं कि
या तो हम भूख से मर जाएंगे या कोरोना से मर जाएंगे। तो हो सकता है कि कोरोना से हम बच ही जाएं, पर भूख से कहीं ना मर जाएं, इस डर से लोग अपने घरों से पैदल बाहर निकल रहे हैं अपने गांव जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, अपने परिवार में जाने के लिए। वो बुराई नहीं, बुराई वो है कि जो लोग बाहर से आए हैं वो सरकार से छिपा रहे हैं, लोग बता नहीं रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार लगी है। आप लोग भी प्रशासन की मदद करिए और वो लोग वहाँ तक पहुँच सकें ताकि अच्छे से उपचार हो सके, उनका चेकअप हो सके और उनके परिवार में ऐसी महामारी जैसी बीमारी न फैले। तो मैं ये बात कर रहा था कि समस्याएं आ कहाँ से रही। देखिए, भारत कई वर्गों के लोग यहाँ रहते हैं और भारत का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जहाँ मित्रों पानी पीने के लिए पर्याप्त पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। भारत का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जहां पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर गांव में चेक करा लिया जाए सारे नल तो इतने ज़्यादा टीडीएस हैं और कि पानी वो ऐसा नहीं है कि हम उसको पी सकें, सुरक्षित पानी नहीं है। भारत में ऐसे भी परिवार हैं जहां 2 जून खाना नहीं खाया जाता है, जहां के लोग दोनों टाइम भोजन नहीं करते हैं। यदि वो सुबह भोजन कर लेते हैं तो शाम को उनको भोजन नहीं उपलब्ध हो पाता, और यदि शाम को भोजन करते हैं तो सुबह उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसा देश है भारत, जहां एक तरफ हम इस पहलू की बात करें वहीं दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जिनके पास जेट विमान तक हैं, अपने जेट विमान तक हैं। ऐसा परिवार भी भारत में निवास करता है। हमने उसी परिवार को अपनी भागदौड़ दे रखी है, जो निचले तबके की बात को समझ नहीं सकते, जो हमारी भावनाओं को समझ नहीं सकते। उन्होंने गरीबी नहीं देखी है, वे इस जनता से कभी रूबरू नहीं हुए हैं, वे धरती पर उतरकर निचले स्तर पर कभी उन्होंने काम नहीं किया है। वो पैदा हुए बड़े परिवार में, बाहर उन्होंने पढ़ाई की और वो वहाँ से आकर यहाँ पर अच्छी पोस्टों पे उन्होंने नौकरी हासिल कर ली, अपनी काबिलियत के बदौलत, अपनी पैसों की बदौलत या अपने टैलेंट के बदौलत। किस बदौलत ये आप सब जानते हैं, मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ उस तबके की जो तबका एक बड़ा तबका है और अभी तक शुद्ध पानी पीने के लिए जिसे उपलब्ध नहीं है, जिसे 2 जून की रोटी उपलब्ध नहीं है। सरकार की बड़ी बड़ी बातें सही हैं, इसलिए सही हैं कि जो सरकार कहती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर कहती है। जो चीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको पूरा विश्व देखता है और उसी पे निगाह है। जिसकी वो बात करेंगे भारत की का वही परिदृश्य विश्व पटल पर जाएगा और हमको वही समझेगी दुनिया। इसलिए वो उस तबके की बात नहीं करते या कोई भी उस तबके की बात नहीं करता जिस तबके की मैं बात करने चाह रहा हूँ। वो तबका जहाँ शुद्ध पानी पीने तक नहीं है, और ये एक बड़ा तबका है, ये एक बड़ा तबका है और ज़्यादा लोग हैं इसमें। कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जिनके पास जेट विमान है, बाकी सबके पास जेट विमान नहीं है। बहुत सारे गांव आज भी ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, जहां स्कूल नहीं है, जहां कॉलेजेस नहीं हैं और बच्चे 12-15 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ते हैं। सौर ऊर्जा से गांव में काम चलाया जाता है। कॉलेजों की बात करें तो गांव तक बसें कॉलेज भेजते हैं, क्योंकि कॉलेज अब मात्र शिक्षा का साधन नहीं रह गए हैं, वो कमाई के साधन हो गए हैं। तो जो उसके प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं ऐसे विद्यालयों के, वो बसों को गांव तक भेजते हैं और यहीं से बच्चों को निकाल कर ले जाते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, और गांव के लोग पैसा देते भी हैं। हर आदमी चाहता है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। इस प्रकार एक बड़ी पूंजी गरीब तबके की अपने बच्चों की शिक्षा के लिए समाप्त हो जा रही है, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्यों नहीं सरकारी स्कूलों को मॉडर्न किया जा रहा? ये हुई बात स्कूल कॉलेजों की। एक वर्ग ऐसा है जहां टेक्नोलॉजी अभी तक पहुंची ही नहीं है, जहां लोग टेक्नोलॉजी से अछूते हैं। हमारे पास मोबाइल है, बड़ी मोबाइल है,
लगभग हर परिवार के पास है, लगभग सबके पास नहीं है, लगभग हर परिवार के पास है। इस मोबाइल का क्या यूज़ है? इस मोबाइल के अनंत यूज़ हैं। कोई मौसम की जानकारी देखता है, कोई गाना सुनता है, कोई मूवी देखता है, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन देखता है, कोई सरकार को फॉलो करता है, कोई सरकार की नीतियां देखता है, कोई समाचार देखता है। यूट्यूब पर तमाम चैनल हैं जो फर्जी न्यूज़ भी देते हैं, उनको सुनकर कुछ लोग बरगला जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और लोग केवल अपने जितनी उनकी आवश्यकता है मोबाइल के प्रयोग को केवल उतना ही वो लोग जानते हैं। तो एक बड़ा तबका है जो संसाधनों से और टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है अभी, जिसके बारे में हमें उनको शिक्षित करना होगा, बताना होगा। हमारे न्यायालयों में कंप्यूटर लग रहे हैं, उसके लिए न्यायिक अधिकारियों और न्यायिक कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे उसको अपडेट करना है, कैसे केस चलेंगे, कैसे डिस्प्ले पर दिखाई पड़ेगा कि कौन सा केस न्यायालय की सुनवाई में चल रहा है। जिन सब बातों की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। पर एक बड़ा तबका जो अधिवक्ताओं का है, जहां लोगों ने गरीब माँ बाप ने समाज की सेवा के लिए या समझिए जीविकोपार्जन के लिए ही लॉ कर रखा है, लोगों ने अपने बच्चों को करा रखा है। अब वो बच्चा ऑनलाइन कैसे करेगा, कैसे अधिवक्ता ऑनलाइन हेयरिंग करेंगे, केस की ड्राफ्टिंग करना, फिर सुनवाई भी ऑनलाइन ही होने वाली है। तो ये सारी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है और वो चाहता है कि ऐसा हो, न्यायालय में लोग ना आए और घर से ही जो है मुकदमों की कार्रवाई चले। ऐसे बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं जो शायद वो मेरे ख्याल से निचले तबके के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। तो इस हिसाब से ना तो हमें किसी बिल्डिंग की ज़रूरत होगी और ना कहीं भीड़ जमा होगी। तो ये बहुत ही उचित नहीं है मेरे ख्याल से, यह हो पाना संभव भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बहुत कम लोग शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आती है, बहुत कम लोग वकालत कर पाएंगे, बहुत कम लोग ही घर से काम कर पाएंगे। घर से काम कर पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं हैं, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। अभी मानसिक रूप से हमने वो तैयारी नहीं की है कि हमें घर से काम करना है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ कंपनियां कर रही हैं। यूट्यूब के 70% कर्मचारी अपने घर से ही काम कर रहे हैं, ये ऐसा इनका कहना है। और ट्विटर एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप जानते होंगे, उनके कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। ये कर सकते हैं, ये ऊपर के तबके की बात है, ये कर सकते हैं। पर गरीब परिवार जहां टेक्नोलॉजी का अभाव है, जहां अभी संसाधनों का अभाव है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इनकी अनदेखी करना सरकार के लिए सरल हो सकता है, पर हमारे लिए नहीं। ये दौर से बाहर हो जाएंगे। केवल मैं अधिवक्ता होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि यदि ऑनलाइन सुनवाई होती है न्यायालयों में, तो हमारे देश का केवल 3% अधिवक्ता ही ऐसा कर पाने में सक्षम होगा। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बड़ी मेहनत के बाद तो 7% अधिवक्ता हो जाएं। मेरा जो अपना मानना है, ये मैंने कहीं सर्वे नहीं किया है, मैं जो देखता रहता हूँ उसी के हिसाब से जो मेरा पर्सनल सर्वे है। और बाकी अधिवक्ता कट जाएंगे समाज से, वो नहीं कर पाएंगे वकालत, वो किसी केस की पैरवी नहीं कर पाएंगे, किसी गरीब आदमी के बात को न्यायालय तक नहीं ले जा पाएंगे। और वो 7 से 3% बड़ा तबका है जो ऐसा कर पाएगा। तो हमें उस तबके के बारे में सोचना है जो अभी तक किसी कारण से टेक्नोलॉजी और संसाधनों से दूर है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक से संबंधित, क्योंकि ये टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है। जय हिंद।